सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत और खिताब करने पर नोटिस जारी कर दिया है। वहां उन्होंने अपने सियासी हरीफों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज रिमार्क दिए कि वज़ीर आज़म का रुतबा बहुत बड़ा होता है। इमरान खान मुल्क के हर फर्द के वज़ीर आज़म हैं, किसी एक जमात के नहीं। अदालती हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म बताएं सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर को निजी तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया। बताया जाए क्या वज़ीर आज़म का पब्लिक ऑफिस सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा कि अगर हम पर गद्दारी का मुकदमा हो सकता है तो इमरान खान पर भी हल्फ बर्दारी की खिलाफ वर्जी का मुकदमा हो सकता है। क्या उन्होंने कहा, ये आप सुनिए। इस मुल्क में एक आदमी है इमरान खान नामी, वो 62-63 का मुर्तकिब है, जो उसने हल्फ उठाया है आइन के तहत, उसकी वायलेशन का मुर्तकिब है। जो आदमी सरकारी अफसरों को बुलाकर ये कहे कि अपोजिशन पर पर्चे बनाओ, अगर हम पे पर्चे दर्ज हो सकते हैं गद्दारी के, तो फिर उस पर भी पर्चा दर्ज हो सकता है 62-63 का। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी क्या सही बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं? आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अशिया की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास होना था, जिसे मौखर कर दिया गया है। लेकिन अवामी मसाइल और महंगाई से बेखबर इमरान खान ऑपोजिशन के खिलाफ खूब मुतहरिक नजर आते हैं। इमरान खान ने वुज़रा को पीडीएम के बयानिए और इसके मुकाबले के लिए हिदायत जारी कर दी है और टाइगर फोर्स के रजाकारों को अपने इलाके में अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर नज़र रखने की हिदायत भी की है। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी संजीदगी अब उनकी सबके सामने आ चुकी है। कोरोना से लड़ना हो या करप्शन को पकड़ना हो या फिर दरख्त लगाने हो, वज़ीर आज़म इमरान खान हर मसले का हल सिर्फ टाइगर फोर्स को ही समझते हैं। और इस सब के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात आज सबके सामने आ गई हैं। अवाम रोए या भूखी सोए, इससे वज़ीर आज़म का ऐसा महसूस होता है कोई लेना देना ही नहीं है। 2 साल से इख्तिदार संभाले हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ज़रा सिर्फ और सिर्फ पीडीएम और नवाज शरीफ को ही मुल्क के मसाइल, आटे चीनी के बहरान और काबू में ना आती महंगाई का जिम्मेदार कहते हैं। वज़ीर आज़म 2.25 साल में लातादाद बार महंगाई पर काबू पाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के दावे कर चुके हैं। क्या कहते रहे हैं ये भी ज़रा सुनिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप सिर्फ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देख लें तो पहला साल महंगाई का तहरीक इंसाफ का देख लें, पीपल्स पार्टी का पहला साल देख लें और नून लीग का देख लें, सबसे कम महंगाई तहरीक इंसाफ के पहले साल में हुई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। जो महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे। महंगाई के ऊपर हम काबू पा गए हैं, इंशाल्लाह चीजें नीचे आएंगी। जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी करके पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। सारी अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उवैस कादिर शाह साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इमरान खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये खान साहब को क्या महंगाई का, अवामी मसाइल का इदराक ही नहीं है या संजीदगी का मुजाहरा उनकी जानिब से इस पर नहीं किया जा रहा? आज इजलास होना था, टाइगर फोर्स को जिम्मेदारी दी जानी थी, वो इजलास मौखर हो गया, लेकिन जो इजलास पीडीएम के जलसे के हवाले से होना था वो हो गया है। क्या कहेंगे इस हुकूमती रवैये पर? देखिए, आज का सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि महंगाई के खिलाफ वज़ीर आज़म कोई लायामल पेश करेंगे और बताएंगे कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। आटा कितने का मिलेगा, चीनी कितने की मिलेगी, दालों का क्या बनेगा, घी का क्या बनेगा, आम आदमी के लिए जो अशिया ज़रूरी हैं जो रोज़ाना वो इस्तेमाल करता है, उनकी कीमतें कैसे कम होंगी, बिजली के निर्ख जो हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, गैस की कीमत जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। कोई एक इकनॉमिक प्लान इस तरह का होना चाहिए कि चीज़ों की कीमतें कुछ कम हो जाएं, क्योंकि लोगों की आमदन बढ़ी नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बेरोज़गारी बढ़ी है, कुछ पॉलिसीज़ की वजह से और कुछ कोरोना की वजह से। लोगों के कमाने की इस्तात कम हुई है, जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है उसमें इजाफ़ा नहीं हो पाया, लोगों की आमदन के अंदर भी इजाफ़ा नहीं हो पाया। इस तरह के सिनेरियो में जब महंगाई बढ़ जाए और आपकी आमदन ना बढ़े तो फिर सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
उस मुश्किल का हल जो है वो अब हुकूमत को निकालना है कि कौन सी चीज़ को सब्सिडाइज कर सकते हैं, कौन की चीज़ को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अभी तक तो कोई ज़राई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में, यानी हमें इस दफ़ा भी नहीं पता या किसानों को नहीं बताया गया कि कितनी ज़मीनों पे गन्ना लगना चाहिए, कितनी ज़मीनों के ऊपर जो है वो गंदम लगनी चाहिए, कितनी ज़मीनों के ऊपर कपास लगनी चाहिए, किस जगह पे चना और दालें लगनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती, कोई यूनिफाइड एफर्ट नहीं होती। इसकी वजह से लोग अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है, जिसमें मुनाफा समझते हैं वो लगा देते हैं फसलें, और अपना मुनाफा कमाने के चक्कर के अंदर मार्केट सारी उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। दूसरा, इसका ताल्लुक महंगाई का गवर्नेंस के साथ भी है। बहुत सारी महंगाई ऐसी है जो चीज़ें तो सस्ती हैं लेकिन लोगों ने अपने तौर पे महंगाई कर छोड़ी है। दुकानदार चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, जो बीच में उनके बीच में जो एक जो मार्केट से लेकर, जो बड़ी मार्केट से लेकर छोटी मार्केट के बीच के लोग हैं वो पैसा बना रहे हैं, जो किसान के खेत से लेकर मार्केट तक के लोग हैं वो पैसा, मिडल मैन जिसको हम कहते हैं, वो पैसा बना रहे हैं। तो इन सारे लोगों को कैसे रोकना है, इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी इस हुकूमत को। ये चीज़ें पिछले दौरे हुकूमत में भी थी, यही सारे माफियाज थे, लेकिन वो इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि पॉलिसी बनानी पड़ेगी हुकूमत को। यहाँ 2.25 साल अभी पहले ही हो चुके हैं, अभी भी पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। आप और जो दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अभी भी हुकूमत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि माफियाज को शिकस्त देनी थी, मुनाफाखोरी रोकनी थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन होना था। 2.25 साल बाद भी हम ये सुन रहे हैं कि ये पॉलिसी बनाई जाएगी। ये बनेगी कब, इम्प्लीमेंट कब होगी और लोगों को रिलीफ कब मिलेगा? फिर देखिए, चीनी वाले मामले में बहुत बुरी तरह हमारी गवर्नेंस एक्सपोज हो गई थी। जब हमने ये पता करने की कोशिश की कैसे हुआ, तो पता चला कि तो माफियाज हैं और ये बड़े तरीके से चीनी का सट्टा खेलते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। और फिर वो सट्टाबाज भी सारे बाहर हैं, वो माफियाज भी सारे बाहर हैं। गरीब आदमी की जेब से पैसा भी निकल गया और उसके बाद अब दोबारा से चीनी मज़ीद महंगी हो गई। मैंने 4 चीज़ें दरख्वास्त की थी उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अगर वो ये कर लेते तो शायद बेहतर था। नंबर 1, वो सबको चीनी बनाने की इजाज़त दे दें। नंबर 2, वो चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ओपन कर दें। इंटरनेशनल मार्केट में चीनी 40 से 50 रुपए किलो है, आप बाहर से मंगाएं और मंगा के पाकिस्तान में बेचें। आप ताजिर को इजाज़त दे दें, वो ले आएगा, लोकल माफिया आपका दम तोड़ देगा। और जो चंद शुगर मिले हैं, पाकिस्तान में एक कानून है कि आप अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ अपने घर की चीनी बना सकते हैं। आप कमर्शियल बेस पे कोई भी बंदा चीनी नहीं बना सकता, चाहे उसके पास गन्ना है, गुड़ है, कुछ भी है, वो चीनी नहीं बना सकता। ये इजाज़त भी आप खोल दें, लोगों को चीनी बनाने दें, तो जब बहुत सारे लोग चीनी बनाएंगे, कंपटीशन होगा तो कीमत नीचे आ जाएगी। तो ये जब एक माफिया के हाथ में होती हैं चीज़ें और अजारादारी किसी की हो जाती है, तो फिर वो अपनी मर्जी की कीमत निकालते हैं सट्टा खेल कर। तो प्राइम मिनिस्टर ये कर सकते थे, हुकूमत का अमल दखल ख़त्म करते, इसके ऊपर से सब्सिडी हमेशा के लिए ख़त्म करते, इसकी मार्केट को ओपन कर देते और इम्पोर्ट इसकी खोल देते कि जो मंगाना चाहे वो मंगा ले, मसला ही कोई नहीं है। और अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा भेजना चाहे तो भेज दे, हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से मैनेज करते तो शायद चीनी सस्ती हो जाती। आटे को मैनेज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कितने इलाके में गंदम लगी है, मौसम की प्रेडिक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए, पर एकड़ पैदावार आपको बढ़ानी चाहिए। इंडिया देखें अब 1 एकड़ से पैदावार बहुत ज़्यादा ले रहा है, पाकिस्तान से 30% तक भी ज़्यादा पैदावार वो इंडिया ले रहा है गंदम की। हम नहीं ले पा रहे, उसकी वजह समझिए हमारे पास अच्छा बीज नहीं है, हमारे पास अच्छी अद्वियात नहीं है, हमारे पास अच्छी खाद नहीं है, हमारे पास प्रॉपर पानी देने का सिस्टम नहीं है। तो जब ये आप इतने हैंडी होते हैं तो फिर आप, यानी पाकिस्तान में 20 मन गंदम भी आती है 1 एकड़ में से। अब वो क्या है, दुनिया को आप बताएं जाके, वो हंसते हैं लोग 1 एकड़ में से 70 मन गंदम लेते हैं। ये एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, इससे बहुत ज़्यादा भी लेते हैं। तो हम अभी तक 20 मन पे, 15 मन पे भी बाद इलाकों में फंसे हुए हैं। लेकिन 20 मन, 25 इमरान खान साहब, जब भी आटे के बोरान और बढ़ती कीमतों से मुताल्लिक जब भी वफाकी हुकूमत से सवाल पूछा जाता है तो वो ये पूरा का पूरा बोझ वो सिंध गवर्नमेंट में डाल देते हैं। काम नहीं किया हुआ, वरना यही जमीन इस्तेमाल करके आप दुगनी गंदम हासिल कर सकते हैं। यही भैंसें और गायें इस्तेमाल करके अगर आप प्रॉपर तरीके से इनको फीड करें और आप साइंटिफिकली इस मामले को समझें तो आप दुगना दूध हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ हमारी गवर्नमेंट ने कभी कोई पॉलिसी बनाई नहीं। जब भी हुकूमत से सवाल किया जाता है आटे के बोरान का, चीनी के बोरान का, तो हुकूमत माफियाज का नाम लेती है कि माफियाज सिस्टम में बैठे हुए हैं, इस में बड़ी मजबूत गिरफ्त रखते हैं। लेकिन इस हुकूमत को ही उनको शिकस्त देनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई भी हुकूमत नहीं करनी है, इन माफियाज के खिलाफ भी हुकूमत ने कार्रवाई करनी है, जो मुनाफाखोर हैं उनको भी लगाम हुकूमत ने डालनी है।
और अवामी रिलीफ के लिए इकदाम भी हुकूमत ने उठाने। तो इमरान खान साहब, जब भी आटे का सवाल वफाकी हुकूमत से किया जाता है कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, वो घुमा देते हैं सिंध हुकूमत की तरफ के सिंध हुकूमत टाइम पे प्रोक्योरमेंट नहीं करती, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है, बड़े बड़े गोदाम हैं। तो कार्रवाई तो वफाकी हुकूमत ने करनी है, अवामी रिलीफ के इकदाम तो वफाकी हुकूमत ने ही करने हैं। ये हकीकत से नज़रें क्यों चुराते हैं? सिंध और वफाक का ये गेम क्यों चलता रहता है? देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मसनूई किल्लत पैदा करना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मुश्किल नहीं होता। PMLN अगर चाहे तो बहुत सारी चीज़ों की मसनूई किल्लत पैदा कर सकती है पंजाब में, वो करते भी हैं, और हुकूमत की इसमें बदनामी होती है। हुकूमत अगर उनको पकड़ेगी तो वो कहेंगे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। इसी तरह सिंध के अंदर गंदम पड़ी है गोदामों में, अगर वो नहीं निकाल रहे, जैसा कि वफाकी हुकूमत कह रही है, वफाकी हुकूमत वहाँ पे जाके अगर गोदाम के ऊपर छापा मारने की कोशिश करेगी तो सिंध हुकूमत के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत करेगी, और फिर सिंध कहेगा 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी हो गई। और वो इतने हसास हैं कि वो ये कहेंगे ये तो आइन तोड़ दिया इन्होंने और बहुत बड़ा जुल्म किया, फिर मीडिया भी चिल्लाएगा, वफाकी हुकूमत को, इमरान खान को, सब मिलकर गालियाँ देंगे कि आप सिंध के गोदामों पर जाके छापे मार रहे हैं। अब वो छापा मारे तो फिर बदनाम है, ना मारे तो फिर बदनाम है। सही, वो जाके उनसे गंदम मांगे तो फिर बदनाम सही। और इस सिलसिले में तो फिर बदनाम है। सिंध तो ये हुकूमत ऐसा ताउन क्यों नहीं करती होता। वफाकी हुकूमत से? जरा रुकिएगा, वह कोई गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। वैसे कादिर शाह साहब, इस सिंध में जो आटा महंगा है, इसकी जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है सिंध हुकूमत पर होगी, वफाक से तो उसका सवाल नहीं किया जाएगा। क्यों आप लोग इसकी कमी के लिए इकदाम नहीं करते? गोदामों में क्यों इतनी गंदम ज़ख़ीरा की हुई होती है कि फिर वफाक सवाल उठाता है आपकी कारकर्दगी पर? तो मैं इनाम खान साहब से एक रिक्वेस्ट करूं जी कि सिंध गवर्नमेंट को अगर इतना स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा है कि तीनों सूबों में जो गवर्नमेंट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट अगर वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकती और वहाँ पे आटे की कमी है, शुगर क्राइसिस है, मेडिसिन क्राइसिस है, हर जगह पे इन्फ्लेशन बढ़ गई है, और सिंध में आके इल्ज़ाम सिर्फ सिंध पे लगता है, तो माफ़ कीजिएगा जी, ये परसेप्शन जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं इसको ना करें तो बेहतर है। क्योंकि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक प्लान होता है कि जब गंदम उतरती है तो कितना उसको पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोक्योर करना है और कब अपनी गंदम रिलीज़ करनी है, ताकि अगली गंदम की प्रोक्योरमेंट तक उसके प्रोविंस में प्राइसेस कंट्रोल में रहें। जो माजी में हमारे पास जो हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो एक जो पॉलिसी के तहत, जो फूड की पॉलिसी होती है डिपार्टमेंट की, उसके तहत हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जो फूड डिपार्टमेंट क्राइटेरिया सेट करता है मिलर्स के लिए, उस तरीके से दिया जाता है। और आप जो कह रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ पे बढ़ गई हैं, तो सॉरी टू से, देखें जी, प्राइसेस सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ना डालें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल कर ले, लेकिन अगर आपने सिर्फ पेट्रोल, डीजल और सुई गैस की प्राइसेस को जिस वक्त आपने बढ़ा दिया तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली राइज कर जाती हैं। और आप अगर सुई गैस को, पेट्रोल को, कोई भी फ्यूल, मोड ऑफ फ्यूल को अगर आप कम करेंगे तो उससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है चीज़ें करने में। यहाँ से अगर मैंने देखें अरबाब साहब, ये मैं ऑन द वे चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आपके प्रोग्राम के तवस्सुब से मेरे भाई ने जो भी कमेंट दिया, ना हम इतने हसास हैं, ना हम आइन तोड़ने की बात करेंगे, ना हम किसी को, देखें गद्दारी के मुकदमे तो वैसे ही हम लोगों पे कट रहे हैं ना, वो मुकदमे तो दर्ज हो रहे हैं, वो होने दें। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई है कि पंजाब में अरेस्ट करना हमारे जियालों को शुरू कर दिया है, 2 दिन 3 दिन के बाद हमारा जलसा है, ठीक है, जिनके नाम थे तो उनके भी नाम निकाल दिए, लोगों के खिलाफ तो हो रहा है ना। नॉन पॉलिटिकल देखें नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस पॉलिटिकल फोर्सेस के को सबोटाज करने की कोशिश कर रही हैं। ये मुल्क में काम शुरू हो चुका है। देखें, मैं आपके पॉइंट पे आऊंगा, मैं वही बात करना चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ इतना बताना, रुकिएगा, सिंध गवर्नमेंट पे आता है। वैसे आपकी तरफ मैं वापस आता हूं, जरा आपने जो सवाल की हुकूमत से भी जान लेते हैं। मियां महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं। महमूद रशीद साहब, ये वज़ीर आज़म तो दावे किया करते थे आवाम को रिलीफ देंगे, जब कीमतें बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है। यहाँ कौन सी चीज़ की कीमत को लगाम डाल सकें आप? हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है, आटा, चीनी, दालें मिल नहीं रही हैं लोगों को, इतनी महंगी हो चुकी हैं। ये कब महंगाई कम होगी महमूद साहब? देखिए, इसमें आप जो मौजूदा हालात हैं उनको एक मखसूस तनाज़ुर के अंदर देखें। एक तो इस साल पंजाब के अंदर 10 लाख टन गंदम की कम पैदावार उसकी हुई। दूसरा, उसकी प्रोक्योरमेंट तो हमने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है, 41 लाख टन जो हमारा टारगेट था हमने वो हासिल किया है। पिछले 10 सालों में ये सबसे बड़ा टारगेट था। लेकिन दूसरे सूबे जो हैं, सिंध और केपी के, जिसमें प्रोक्योरमेंट ना होने के बराबर हुई है, और उन्होंने अभी तक कोई गंदम का कोटा मिलों को भी नहीं दिया।
वो भी इनडायरेक्ट सारी गंदम पंजाब ही से उधर गई है। तो ये वो हालात हैं जिसकी वजह से हम इकदाम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाती तौर पर ये 10 लाख टन कम जो पैदावार हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर है हुकूमत तो आपकी, आप कह रहे हैं इतनी बड़ी मिकदार कम पैदा हुई है गंदम की। देखिए, इसकी कोई एक दिन में ये कम पैदा नहीं हुई, ये मुसलसल ये पॉलिसीज हैं पिछली हुकूमतों की कि गंदम की सपोर्ट प्राइस की उस तरीके से नहीं बढ़ाई गई और कपास और बाकी चीज़ों की तरफ लोग गए और गंदम के अंदर लोगों को जो है कम प्रॉफिट ना होने के बराबर है, उनके पर कॉस्ट भी पूरी होती है। तो ये और इसके साथ इस दफ़ा यील्ड जो है ना पर एकड़, वो भी मौसमी हालात की वजह से वो कम हुई। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं और इसके ऊपर हम भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। इसमें जो सपोर्ट प्राइस है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रकबे के ऊपर इस दफा गंदम काट जा सके। इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तवज्जो इस पर हुकूमत की होती तो आज वजीर आजम वो महंगाई वाला जो इजलास था वो मौखर ना होता, जो PDM की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी थी वो इजलास आपने कर लिया अपनी सियासी ताकत वाला, लेकिन जो अवामी मसाइल वाला इजलास था ये इतना आम मसला था कि इसको मौखर कर दिया वज़ीर आज़म ने, वो भी अगले 5 रोज़ 6 रोज़ के लिए। देखिए, वो इसलिए मौखर किया कि उसमें प्रॉपर होमवर्क, फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरे मुल्क से वो इकट्ठी होने के बाद वो शायद इजलास ज़्यादा फ्रूटफुल होता। उसके लिए सूबों को, चीफ मिनिस्टर्स को, चीफ सेक्रेटरी को और कंसर्न मिनिस्टर्स को उन्होंने टारगेट दिया है, टास्क दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। 2-3 दिन के अंदर वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर एक भरपूर तरीके के साथ तमाम सूबों को साथ लेके फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आर्टिफिशियल जो खास तौर पर प्राइस हाइक है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इकदाम किए जाए। सही। अच्छा महमूद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इमरान खान साहब, ये जो टाइगर फोर्स को इतनी जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, हर काम टाइगर फोर्स ने ही करना है, ये कहीं नज़र आती है? जी वैसे का ऐसा सब आ रहा हूँ मैं ज़रा इमरान खान साहब का कमेंट लेके। खान साहब, ये टाइगर फोर्स को आपने कोई देखा, किसी से आप मिले जो टाइगर फोर्स में काम करने वाला रज़ाकार? देखिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट के पास वजारतें हैं, गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट उन डिपार्टमेंट से काम ले, उन वजारतों से काम ले। यूथ को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, चोरी होती कैसे। इन वजारतों और डिपार्टमेंट्स पर क्या वज़ीर आज़म का एतमाद नहीं है जो वो उनके साथ इस सिलसिले में इजलास नहीं कर रहे हैं, वो टाइगर फोर्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं? नहीं, आपके ख्याल में कि टाइगर फोर्स के लोग जाके चोरी रोक सकते हैं? तो झगड़ा हो जाएगा। टाइगर फोर्स के लोग जाके वजारत खुराक के अंदर जाके पूछ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? क्या टाइगर फोर्स के लोग ये कर सकते हैं कि वो जाएं और जाके गोदामों को चेक करें वहाँ पे कितनी गंदम पड़ी है? क्या सिंध के अंदर टाइगर फोर्स के लोग जा सकते हैं और जाके पूछ सकते हैं? देखिए, या KPK में या किसी और जगह पे, अभी मियाँ महमूद रशीद साहब फरमा रहे थे कि पंजाब की गंदम जो है दूसरे सूबों में गई है क्योंकि उन्होंने ख़रीदारी नहीं की। तो मामला ये है कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस होती है जो यहाँ पे सूबों के बैन सूबाई जो चीज़ें आती जाती हैं उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। आपको देखना होता है कि आपका कौन सा माल कहाँ जा रहा है। इवन ज़िलों से निकल के जब माल दूसरी जगह पे जाता है तो वो भी देखा जाता है। इसके लिए इंतज़ामी इदारे मौजूद हैं। तो जब आपको पता था कि वो अपनी ख़रीदारी नहीं कर रहे और पंजाब से या दूसरे इलाकों से इधर उधर गंदम हो रही है मुख्तलिफ सूबों में, तो फिर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शिफ्ट करने वाली बात है कि जी उनकी वजह से ये हो गया। तो उस वक्त जब उनकी वजह से ये हो रहा था तो आपकी हुकूमत को उस वक्त जागना चाहिए था और उनको इस सारे मामले का नोटिस लेना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर आज इस इजलास को मौखर करके 6 दिन के बाद रखा गया सिर्फ इसलिए कि तैयारी की जाए, तो कल जिस बंदे ने इस इजलास का अनाउंसमेंट किया था उसको सैक कर देना चाहिए कि उसने बगैर तैयारी के ये अनाउंस कर दिया था कि कल मैं ये मीटिंग लूँगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहलवा भी दिया था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम चीज़ों को ना एडहॉक बेसिस के ऊपर देखते हैं। हम उनकी बुनियाद के अंदर जाके उनका सलूशन नहीं ढूंढ रहे होते। हम ऐसा देख रहे होते हैं कि आज के दिन ये हो गया तो आज का दिन कैसे गुजारें और कल के दिन ये हो गया तो कल का दिन कैसे गुजारें। देखिए, कम्प्रीहेंसिव किस्म की आपकी ज़राई पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत आई और आने के 3 महीनों के बाद उसको बना सकती थी। 3 महीने नहीं तो 4, 6, 8, 10, 1 साल, एक सीज़न पूरा निकाल के भी हुकूमत उसको बना सकती थी। ज़राई पॉलिसी के लिए जो दिमाग हैं वो बैठ के फैसला करें किन इलाकों में कौन सी चीज़ उगानी है और कितनी बड़ी कैपेसिटी में आपको उसकी ज़रूरत होगी और पर एकड़ आपको पैदावार बढ़ानी कैसे। मैंने आपको कहा ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश में आपके आसपास तमाम मुल्कों की पैदावार आपसे बेहतर होती चली जा रही है। हमारे यहाँ पे ना रिसर्च हुई, ना अच्छे बीज आए, ना अच्छा काम हुआ। और ये इस तरह का नहीं है कि आपको 15, 20, 25 साल लगेंगे। दुनिया के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, आप मंगवाइए, तजर्बा कीजिए, 1-2 सीज़न के अंदर आप निकल जाएंगे, आप बेहतर काम कर लेंगे। जहांगीर खान तरीन साहब की अपनी पर एकड़ पैदावार ज़रा चेक करवा लें आपकी कितनी है, उनकी अपनी पर एकड़ पैदावार कितनी है ज़रा वो पता करवा लें, वो बहुत बेहतर है।
उन्हीं से पूछ लें कि जनाब आपने कौन सा बीज इस्तेमाल किया और कौन सी खादें डाली और किस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को बेहतर किया और अपने अखराजात कम करके किस तरह आपने इतनी बड़ी फसल लगाई है। तो लोगों को प्रमोट करें, ज़रूरी पॉलिसी एक बेहतरीन किस्म की लेकर आएँ और फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। टाइगर फोर्स वाले तो जाके झगड़ा ही कर सकते हैं ना, वो जाके इदारे में पूछेंगे, बताएं यहाँ पे कितनी गंदम है, यहाँ पे कितनी है, आटा कितने का मिल रहा है, बिला वजह कहीं झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। वो इसको रोक नहीं सकते, रोक सकते हैं वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है। ठीक है, चलें। कई लोग महंगी चीजें बेचते हैं, मुझे बताएं ना पंजाब में आज कितने चालान हुए या सिंध में आज कितने चालान हुए दुकानदारों के। सही, अब ये महमूद रशीद साहब बताएंगे कि क्या आज की क्या कार्रवाई। जी महमूद रशीद साहब, ये टाइगर फोर्स पर इतना क्यों एतमाद है वज़ीर आज़म को? अपने वज़रा पर नहीं है, जो मुतल्लिका महकमे उन पर नहीं है, ये उनको टास्क दें, वो ये काम करें जिनके पास जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लें। ये टाइगर फोर्स क्या करेगी? सिंध में बताते हैं 1.5 लाख तादाद है, नजर एक बंदा नहीं आता। देखिए, जो सरकार के महकमे हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। फील्ड के अंदर जो है इस वक्त भी हमें जो क्राइसिस का सामना है, हमने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो लगाए हुए हैं वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मैजिस्ट्रेट नहीं हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये ड्यूटियाँ इजाफी तौर पर हमने तफवीज़ की हुई हैं। अब ये अलग से एक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी हम बनाने जा रहे हैं जिसमें नई रिक्रूटमेंट करेंगे। और द टाइम बेइंग ये जो टाइगर फोर्स वाले हैं ये कोई डायरेक्ट जाके छापे नहीं मारेंगे, ना चलान करेंगे। ये तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है इसके अंदर लोगों को ये असिस्ट करेंगे। ये मुख्तलिफ चीज़ें जहाँ पे आर्टिफिशियल हाइप है शहरों के अंदर, बाकी मुकामात के ऊपर, उनको पॉइंट आउट करेंगे और इंतजामिया की हेल्प करेंगे। ये उनके हेल्प करने के लिए है, इंडिपेंडेंट बराह रास्त कार्रवाई का उनको इख्तियार नहीं होगा। इसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म वज़ा किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये एक इस तरह की चीज है कि जिस बारे में, लेकिन महमूद रशीद साहब क्या इस वक्त ये तवज्जो आपकी इन चीजों की तरफ है कि जरा पॉलिसी बनानी है, महंगाई कम करनी है, की हेल्प करेंगे? मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी इमरान साहब जी, मैं एक सवाल पूछ, ये सब किस तरह की हेल्प करेंगे? ये टाइगर फोर्स वाले किस तरह की हेल्प करेंगे? क्या कुछ मैं आपको बताता हूँ, खानी है, कोई रखनी है कहीं पे, किस तरह की है? मैं आपको बताता हूँ, मेरा जवाब सुन लीजिए। यूनियन काउंसिल की बुनियाद के ऊपर यहाँ जो मोहल्ला के अंदर मार्केटें हैं, मुख्तलिफ शॉप्स हैं, वो 200% इस वक्त मुनाफा ले रही हैं। आम दुकानदार जो मंडी से उठा के 50 रुपए की चीज है वो 150 रुपए में बेच रहा है और उसके पास कोई मैकेनिज्म इस वक्त तक प्राइस कंट्रोल करने का नहीं है। ये जो सरकारी लोग जाते हैं, उनको पकड़ा, उनको जुर्माना किया या उनसे पैसे लिए और बंदा छोड़ दिया, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये जो हम प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं उसके जरिए से ये जो एक आर्टिफिशियल हाइप है, एक तो कुछ महंगाई है लेकिन ज्यादातर महंगाई इन लोगों ने की हुई है, उसके लिए ये फील्ड के अंदर एक पूरा नेटवर्क फैलेगा इसका। टाइगर फोर्स में बड़े मुआवन साबित हो सकते हैं। लेकिन ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो महमूद रशीद साहब पहले से नहीं काम कर रही है, तो पहले से बनी हुई उस सिस्टम को नहीं आप लेकर आगे चल रहे, नया सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं? जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां साल से बनी हुई हैं वो तो आउटडेटेड है, उसी की वजह से ये सारा निज़ाम जो है ये मतरूफ हो चुका है, वो इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिवली काम नहीं करता। जी इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया जी। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम मियां साहब, आपको याद होगा मियां साहब, खान साहब ने पहले जब चीनी का बुरान आया था तब भी टाइगर्स की ड्यूटी लगाई थी, तो चीनी तो सर 100 रुपए किलो मिल रही है, तो वो क्या किया उन्होंने उस वक्त? चलिए इमरान खान साहब 15 रुपए किलो है जी, 100 रुपए कहाँ है? गालिबन मियाँ साहब चले गए। इमरान खान साहब वो अब चले, मियाँ महमूद रशीद साहब से किसी और वक्त में इस सवाल का जवाब लेंगे। ओवैस कादिर शाह साहब, अब ये आप यहाँ भी सिंध में भी जो कीमतें हैं वो इसी तरह आसमानों को पहुंची हुई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सियासी मामलों पर बात करेंगे। 18 तारीख को आप लोग एक जलसा भी यहाँ पर होस्ट करने जा रहे हैं जो कि PDM का दूसरा जलसा होगा, पहला गुजरावाला में होना है। क्या सियासी सूरत हाल बनने वाली है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ओवैस कादिर शाह साहब, पहले जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल छोड़ा था इस पर ज़रा कमेंट कर दिएगा। सिंध में कीमतों को कंट्रोल रखना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, फिर ज़रा सियासी मामला की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी है सिंध हुकूमत उसे भरपूर तरीके से निभा रही है। और मैं अगर थोड़ा आपका टाइम लूँगा क्योंकि मैंने बात सुनी मेरे दोनों भाइयों की,
जो रशीद साहब पहले कुछ कह के चले भी गए कि 40 लाख का हमारा टारगेट था, हमने अचीव भी किया, उसके बाद दूसरे सूबों में से प्रॉब्लम आई है। देखें, पहले तो ये ढूंढें, वो बंदा ढूंढें जिसने पंजाब से वीट जो है वो एक्सपोर्ट किया अफगानिस्तान की तरफ। पंजाब से वीट गई कहाँ? बाहर अखबारों में आता रहा, मीडिया पे आता रहा, खुद इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम इन्होंने बनाई, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों ख़त्म हो गई, कहाँ चली गई? सिंध गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट किया है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो प्रोक्योरमेंट अभी तक हमारी एज़ पर टारगेट है, और इंशाअल्लाह जो हर साल, ये इस साल हम नहीं कर रहे, जो हर साल जिस तरह फूड डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है उस तरह रिलीज़ भी होना शुरू हो जाएगी। देखें अरबाब साहब, बड़े अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरली बहुत रिच कंट्री है, और हमारे इस मुल्क में ये पहली मरतबा हो रहा है इस 2 सालों में कि जब से ये लोग आए और नोटिस लेना शुरू किए हैं, पहले चीनी आटे का बहरान, चीनी का बहरान, दवाइयों का बहरान, ये चीज़ें तो चलती रही, लेकिन आटे और चीनी का बहरान आखिर क्यों? देखिए, ये जब चीज़ें मसनूई खुद की जाती हैं या कराई जाती हैं, मुझसे पहले इमरान साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की कि अगर जहांगीर खान तरीन साहब से शुरू करें, इमरान खान साहब राइट साइड से शुरू करें, तो आटे और चीनी का जो राज है वो पूरी कौम के सामने खुल जाएगा। क्यों उन्हें बाहर जाने दिया गया है? अब आके फिर वो लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। देखिए, एक कमेटी बना दी। अब ये देखिए, हंसी की बात है कि कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, भाई 2 साल में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपके पास नहीं है, आप फिर एक अथॉरिटी बना रहे हैं। वो किसी ने शिकायत की कि जी मुल्क में बहुत सी कमेटीज़ और अथॉरिटीज़ बन गई हैं, तो बादशाह सलामत ने कह दिया कि जी एक और अथॉरिटी बना दें ताकि कैलकुलेट कर सकें कि कितनी अथॉरिटीज़ हैं और कितनी कमेटीज़ हैं, फिर एक और अथॉरिटी। देखिए, जो सिस्टम आपके पास मौजूद है उसको आप एक्टिव करें। आपने टाइगर फोर्स डाल दी जी, कौन से कानून के तहत, किस लॉ के तहत? ओएस कादिर शाह साहब, ये पूरा सिस्टम सिंध में भी तो बना हुआ है, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां, ये कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स वाला निजाम सिंध में भी तो चल रहा है। बिल्कुल, आप देखें, बिल्कुल है, उसी तरह से बड़ी सिंध में देखिए, सिंध में मिलें भी सील की जा रही हैं। मुझे दिखा दें पंजाब में कहाँ हुआ है, केपीके में कहाँ हुआ है, बलोचिस्तान में कहाँ हुई है मिलें सील। सिंध में अरेस्ट भी हुए हैं, FIRs भी कटी हैं, दुकानों पे छापे भी लग रहे हैं, शॉप्स भी सील हो रहे हैं। ये कार्रवाइयां पूरे पाकिस्तान में जी, कीमतें नीचे आई हैं चीजों की, आटे की, आपने क्या कुछ कहा बीच में? आटे या चीनी की जो कीमतें बढ़ गई थी, क्या वो वापस नीचे करने की पूरी, बिल्कुल कीमतें बहुत जगहों पे कीमतें कंट्रोल में हैं, लेकिन मैं आपको जो पहले कह चुका हूं, देखें, कीमतों को बढ़ाना या घटाना फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में इसलिए होता है कि मेन है आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और उसके अलावा आप जब एक किसान बीज बोता है तो उसको ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए, उसको पानी के लिए बिजली चाहिए, वाटर पंप्स चलाएगा आपने, वहाँ से आपने ना कोई सब्सिडी अनाउंस की, ना आपने कोई पैकेज अनाउंस किया, कुछ नहीं करना है आपने, और सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ करनी है कि सिंध गवर्नमेंट ने कर लिया। चलें जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार। आपके 3 सूबों ने क्या परफॉर्म किया है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वहाँ पे क्या आपने रियासत मदीना कायम कर दी, अमन व इस्तेकाम की बहुत बड़ी बड़ी दास्तानें लिख दी, वहाँ पे कोई रात को अकेली बच्ची बेचारी रोड पे घूम सकती है? देखिए, ये बातें मत करें। वजीर आजम साहब आज इजलास, देखें आज इंपॉर्टेंस पता चल गई पंजाब में अभी इनकी हुकूमत को 2 साल हुए हैं, कौन सा इजलास, 7 साल हुए हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अब ये 12 साल मुकम्मल होकर 13वां साल है। क्या ये सारे मसाइल सिंध में हल हो गए जहाँ 12 साल से अकेले हुकूमत कर रहे हैं? देखिए अरबाब साहब, आपको वो दिन भी याद होंगे जब कराची में कर्फ्यू लगता था। कराची में कराची की रोशनियां बहाल नहीं थीं। कराची में रात 7 बजे से पहले सब लोग घरों को चले जाते हैं। इस शहर की रोशनियां बहाल करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इस शहर में इंडस्ट्रियलिस्ट को वापस लाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इस सूबे में अगर अमन व इस्तेकाम कायम हुआ है 12 साल में, तो आज आप कराची से लेके पंजाब के बॉर्डर तक चले जाएं, बलोचिस्तान के बॉर्डर तक चले जाएं, आप बिला झिझक जा सकते हैं। यहाँ पे कोई अगवा बराए तावान का केस नहीं है, कोई अल्लाह माफ़ करे सियालकोट मोटरवे जैसा कोई केस नहीं है। ये आप विटनेस कर सकते हैं, आप मीडिया के नुमाइंदे हैं। देखिए, हम इस तरह इसलिए दावा कर रहे हैं कि ये काम जो हमने किया है, लेकिन उसका बता रहे हैं, वो जिस दौर का बता रहे हैं उस वक्त लोग कर्फ्यू, अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से मरते थे, लेकिन खाने पीने की चीज़ें सस्ती होती नहीं, खरीद सकते थे। आज तो ये चीज़ें लोगों की कीमतें, कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। देखिए, आप बहुत अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इमरान साहब बैठे हुए अपना शो होस्ट करते हैं। मेरे भाई से मुझे बहुत उम्मीद है कि 2018 तक का मवाजना करें,
2018 से 13 तक को ले आए, 13 से 2008 तक को ले जाएं। जो मुस्तहकम पाकिस्तान, जो इकोनॉमिकली बहुत एक अच्छी स्टेज पे पहुंचा हुआ मेरा मुल्क, साहब, जो 2018 परवेज मुशर्रफ की हुकूमत जब खत्म हुई, आपकी हुकूमत आई, उस वक्त आटे की कीमत 10 से 11 रुपए थी। जब आपकी हुकूमत गई है 2013 में, उस वक्त आटे की कीमत 25 रुपए हो चुकी थी। आपके दौर में आटे की कीमत में, आपके 5 साल दौर में 250% इजाफा हुआ है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, हुकूमत ने अभी तक 250% इजाफा नहीं किया। मुझे ये बता दें कि इस वक्त जब इसने 2018 में टेक ओवर किया है तो डॉलर 118 रुपए से कुछ कम लगभग था। आज 170 रुपए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोन लेना है, मुल्क की बाहर से लोन लेना है और नोट छापने, तो जाहिर सी बात है हमारे पैसे की वैल्यू डिवैल्यू होगी, इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब होंगी, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। देखें, आप अगर बैकबोन को छोड़ के और आप ये कहेंगे कि सिंध हुकूमत ये नहीं कर रही, सिंध हुकूमत ये नहीं कर रही, देखें चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, वहां पे ही वो चीजें आप महंगी कर देते हैं। खाद महंगी आपने की हुई है, गैस महंगी, लेकिन वैसा जाहिर है आपने सिंध हुकूमत का यानी पीपल्स पार्टी का और ऑपोजिशन की जो दूसरी बड़ी जमातें हैं उनकी पूरी तवज्जो तो पीडीएम की तरफ है। पीडीएम मूवमेंट चलानी है, 4 महीने में हमारे ऊपर डाल दें ये। अब तो आपका पूरा पीडीएम पे पूरी तवज्जो आपकी हुकूमत गिराने पर है। अब तो इन इशू से और आपकी तवज्जो हट जाएगी। देखें, हमारी पूरी तवज्जो है सिंध हुकूमत, जो काम सिंध हुकूमत के जिम्मे है। सिंध हुकूमत अपने वो काम इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी दयानतदारी से अंजाम दे रही है। और जो पीडीएम का मसला है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। ऑल पाकिस्तान एपीसी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर 10 जमातें इकट्ठी हुई हैं पाकिस्तान में पहली मरतबा सिर्फ एक नुक्ते पे कि इस मुल्क की जो इस वक्त इक्तसादी, मुआशी और इंटरनेशनली जो इस मुल्क की हालत ख़राब की गई है इस गवर्नमेंट सेलेक्टेड की वजह से, इनकी वजह से, नाउ दे हैव टू गो। हमें अवाम की अदालत में जाना इसलिए ज़रूरी समझा कि हम अपने लोगों को जाके ये बताएं कि 2 साल में इस मुल्क का क्या हाल हुआ है। बहुत से लोगों के सामने ये गवर्नमेंट एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन अब भी जिस तरह इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ओनली इनको पाकिस्तान में 3 सूबे छोड़ के, एक वफाक छोड़ के सिंध गवर्नमेंट नज़र आती है और कोई नहीं है। सारा ब्लेम गेम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। 2 साल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सिवाय एक रट है, चोर पकड़ लिए, चोर पकड़ लिए, चोर पकड़ लिए, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। देखें, अब तो मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में जब से ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो वज़ीर आज़म साहब एनआरओ इतना दोहरा रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में कुछ लोगों से उनको एनआरओ मांगना जो सिंध के लोग हैं, सिंध के लोग तो सिंध हुकूमत से ही सवाल करेंगे ना। सिंध के लोगों ने, जिन्होंने सिंध को वोट दिया है, वो तो सिंध हुकूमत से सवाल करेंगे। अब यहाँ आपकी जो पूरी लीडरशिप है वो इस वक्त पीडीएम के मसले में लग गई है, पीडीएम की तहरीक चलानी है, नून लीग, पीपल्स पार्टी एक साथ बैठे हैं। अब सारी तवज्जो जलसे जुलूस पर है, अवामी मसाइल आप लोग भी अब नज़रअंदाज कर देंगे। अरबाब साहब देखें, मैंने आपको कहा कि जो हमारी जिम्मेदारी है उसको कभी ना नज़रअंदाज किया है, ना कभी करेंगे। सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और तंजीम इंशाल्लाह जलसे भी करेगी, रैलियां भी होंगी और वो दिन दूर नहीं कि हम इस्लामाबाद तक भी मार्च करेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमारा ध्यान जो है अपने अवामी मसाइल से हटके और सिर्फ हम जलसों की तैयारियां करेंगे और रैलियों की तैयारियां करेंगे। पॉलिटिकल वर्कर हैं हम सब लोग, जाहिर सी बात है हम सब जलसों में जाएंगे भी, जलसों को अटेंड भी करेंगे, वहाँ अपने लोगों को बताएंगे। 18 तारीख को अब जो जलसा यहाँ पर कराची में होने जा रहा है, अब ये इसमें मरियम नवाज साहिबा आएंगी, दावत दी है बिलावल साहब ने, उनको खिताब करेंगी, यहाँ पर कराची में मौजूद होंगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सारे APC के जितने भी क़यादत है उन सबको दावत दी है और वो सब इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे। और उस दिन 18 अक्टूबर जो जमहूरियत का दिन है, जिस दिन हमारे जियालों ने हमारी शहीद बीबी को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, मैं उन सारे APC के लीडरान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उस दिन उन्होंने कराची में आना और इस जलसे की जगह को बिल्कुल पसंद किया और यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये एज अ पॉलिटिकल डे, एक नया दिन सियासत के लिए जो शुरुआत होगी नई सियासत की, वो यहाँ से की जाए। वो बहुत अच्छी एक वेन्यू भी है। इंशाल्लाह यहाँ पे जो जलसा कराची में 18 को होने जा रहा है वो इस बात की विटनेस होगा कि पूरे मुल्क में अब अवाम जाग चुके हैं। सही। और पाकिस्तानी वक्त में अब आगे जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी और सिलेक्टेड हुक्मरान नहीं कर सकते, मुख्तलिफ चीज़ें तय की गई हैं, अगर इस्तीफ़ों का टाइम आया देने का तो फिर सिंध हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, आपको इस्तीफ़े देंगे आप लोग, सब तैयार हैं?
देखिए अच्छा, ये एक अजीब बात बार बार हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवानों से रिज़ाइन करे, तो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर रिज़ाइन करने को तैयार हैं और करेंगे। और हम ये भी दावा करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें इसलिए डर नहीं है कि हम और बड़ी ताकत बन के फिर दोबारा उभर के आएंगे, और बड़ी ताकत बन के, पॉलिटिकल पावर बन के उभर के आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कभी इन चीज़ों से नहीं घबराते। ये पूरा मुल्क जानता है कि ना हम कभी मुल्क छोड़ेंगे, ना हम किसी से डरे हैं। हमने हमेशा हर चीज़ को, हर धौंस को, हर दबदबे को फेस किया है और डिक्टेटरों को फेस किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने। ये क्रिकेटर क्या करेगा? ठीक है, चलें। उवैस कादिर शाह साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह साहब, और गुफ्तगू कर रहे थे 18 तारीख के, जैसे बता रहे थे कि APC में जो PDM की मूवमेंट को तय किया गया था वो तमाम लीडरशिप यहाँ पर मौजूद होगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे कि रेप केसेस पाकिस्तान में रुक नहीं पा रहे हैं, जो चंद ताज़ा वाक़यात पेश आए उनकी भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद को आज पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फैसलाबाद से गिरफ्तारी अमल में आई है, लेकिन इस वाक़े के बाद ऐसा लगता था जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाइयाँ की थी कि जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में शायद कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्तकिल बुनियादों पर यह सिलसिला जारी है। फैसलाबाद और जहानिया में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए। फैसलाबाद में एक बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि जहानिया में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ 9 साल की मासूम बच्ची को इस दरिंदगी का निशाना बनाया गया। उसके अहल खाना जब उसको लेकर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। सादिकाबाद का मरकज़ सेहत था जहाँ से फिर उसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात क्यों रुक नहीं पा रहे, या हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, इस पर बात करते हैं। रिजवाना अख्तर साहिबा साहिल फाउंडेशन की तर्जुमान है, हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवाना साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो ऐसे वाक़यात हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ साल पहले कहा जाता था रिपोर्ट नहीं होते ऐसे वाक़यात, इसलिए पेश आते रहते हैं। अब रिपोर्ट भी हो रहे हैं, पुलिस कार्रवाइयाँ भी कर रही है, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी नहीं वाक़यात रुक रहे। क्या वजह है इसकी? देखिए जी, इसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हम किसी एक वजह को ही नहीं वो ले सकते। पेरेंट्स का किरदार है, बीइंग हमारा एक जो हम मुआशरे की हमारा किरदार है, हुकूमत का किरदार है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनका किरदार है, हमारी अदालतों का किरदार है। तो ये हम सारे लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, हम सबको अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ देखनी पड़ेंगी। एक्चुअली पेरेंट्स के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि देखें, जैसे अब मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि कोविड का हम कितना ज़्यादा इश्तिहार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम वो SOPs पे अमल नहीं कर पा रहे। इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर की जा रही है, जबकि ये जो बच्चों की प्रोटेक्शन है ये ना तो हमारे सिलेबस में है, ना बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाई जाती, ना पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाई जाती कि जी हमारे बीइंग पेरेंट्स क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो हमने तो आपको पता है कि जिन लोगों की ज़्यादातर आप देखेंगे केसेस जो सामने आते हैं वो हमारा ज़्यादातर गरीब तबका होता है जिनके केसेस सामने आ जाते हैं, और फिर उनके लिए ना सिर्फ उन केसेस को परसू करना, रिपोर्ट कर दें तो फैमिली जो है वो उसकी वनरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाते हैं, मुआशरे का प्रेशर है, अब्यूज़र की फैमिली का, अब्यूज़र हमेशा आप देखेंगे कि वो ताकतवर होता है, तो उस फैमिली के ऊपर भी इतने प्रेशर्स बन जाते हैं। लेकिन रिजवान साहब केस को लेकर चलना तालीमी निसाब का हिस्सा बना देना ये तो सिर्फ अर्बन एरियाज में हो सकता है, जो रूरल एरियाज हैं, जो देहात हैं, नहीं देखिए रूरल में ये आगाही दी जा सकती है। नहीं, रूरल में क्या स्कूल नहीं है, रूरल में क्या स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे रूरल में भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स के साथ इंटरवेंशन होनी चाहिए। टीचर्स को, अव्वल तो टीचर्स को ही ट्रेनिंग नहीं है, और दूसरी बात ये है कि निसाब का हिस्सा तो हम बनाने को तैयार ही नहीं होते ना, क्योंकि हम बच्चों को, जब तक हम बच्चों को अपनी जायदाद की जगह उनको एक इंसान नहीं समझेंगे और बीइंग ह्यूमन बीइंग उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं देंगे, तब तक कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी।
आपको बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाना है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ स्कूल से बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ टीचर्स नहीं होते, जो बहुत पसमानदा इलाके होते हैं गांव देहात में, वहाँ पर भी इस तरह के वाक़े, वहाँ बल्कि ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं ऐसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे स्कूल नहीं वहाँ पे ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। जहाँ स्कूल हैं वहाँ पे भी वाक़यात हो रहे हैं, स्कूलों के अंदर भी वाक़यात हो रहे हैं, घरों के अंदर। आप हमारी रिपोर्ट में देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि मोस्टली जो केसेस बच्चों के साथ जब अब्यूज़ होती है वो या तो बच्चे की विक्टिम की प्लेस होती है या अब्यूज़र की प्लेस होती है। इसका मतलब है, और ज़्यादातर लोग जानने वाले होते हैं। हमारी रिपोर्ट तो यही बताती है। जितने आपके ये अखबार के अंदर केसेस आते हैं, जब उनकी एनालिसिस होती है तो यही चीज़ सामने आ रही है कि ज़्यादातर लोग एक्वेंटेंस हैं, जानने वाले हैं बच्चे के, क्योंकि बच्चा ट्रस्ट करता है और उनके साथ चल पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को खुद उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाई जाए। तो उसके लिए यही है कि पेरेंट्स के साथ इंटरवेंशंस हों, स्कूल्स के साथ इंटरवेंशन हों, जो बच्चे सड़कों पे भीख मांगते फिर रहे हैं बेचारे, उनके लिए कुछ हो। तो देखें, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं। गवर्नमेंट का अपना रोल है जो उसको प्ले करना चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा। इतने केसेस अब शुक्र है अल्लाह का कि रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब रिजवाना साहब ये बताइएगा कि क्या आपकी रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह है कि ये जो अटेम्प्ट की जाती है ये ज़्यादातर रिश्तेदारों की तरफ से या जो जानने वाले लोग होते हैं उनकी तरफ से, जो अजनबी जानने वाले ज़्यादातर, देखें बच्चे के साथ ज़्यादातर जो अटेम्प्ट्स की जाती हैं वो जानने वाले होते हैं, क्योंकि बच्चा ट्रस्ट करता है और चल पड़ता है उन लोगों के साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हम इस चीज़ को बात करने से कतराते हैं। आप हमारी क्रूअल नंबर रिपोर्ट पिछले 20 साल की रिपोर्ट्स हैं, सब उठा के देख लें। और ये वो केसेस नहीं है कि जो हमने कहीं से इधर उधर से लिए, वो सब अखबार में रिपोर्ट हुए हुए केसेस। तो इसका मतलब है कि इंटरवेंशन की जो ज़रूरत है वो हमें सबसे पहले पेरेंट्स और फिर बच्चों के साथ। लेकिन अब ये जिस चीज़ की जाहिर है, जिस ज़रूरत की आप बात कर रही हैं, जाहिर है फिर गवर्नमेंट, हाँ जी जी, कैसे फिर ये इनको ये शऊर आगाही कैसे दी जा सकती है, ये हिम्मत कैसे पैदा की जा सकती है? क्योंकि एक नासमझ बच्चा तो ये बात नहीं करेगा इस बारे में बात तो जो समझदार लोग हैं, जो उसके माँ बाप हैं, उनको करनी पड़ेगी। उनको ये हिम्मत और हौसला कैसे दिया जाए? आप देखें ना, आप कोविड के लिए इतनी बड़ी मुहिम चला सकते हैं, तो हम बच्चों के लिए इससे बड़ी मुहिम नहीं चला सकते? चलानी चाहिए ना, वो हमारा मुस्तकबिल है। वो नहीं है तो हम भी नहीं है। तो हमारी ज़रूरत इस वक्त ये है कि सबको मिलके एक पूरी हमें कैंपेन की ज़रूरत है कि जी ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग हैं, सबको बताना और ख़ास तौर पे बच्चों को खुद बताना। देखिए, बच्चे को उसकी एज अप्रोप्रिएट नॉलेज देनी है हमने। जब आप उसको सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं, बहुत से तरीके हैं कि बच्चों को आप बता सकते हैं कि वो, क्योंकि हर वक्त पेरेंट्स, रिजवान साहब इसमें हुकूमत क्या रोल प्ले कर सकती है? इसमें हुकूमत पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? चूंकि ज़ाहिर है एक इंसान को तमाम सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हाँ जी, देखिए इम्पोर्टेंट तो ये है कि सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि निसाब का हिस्सा बनाएं, प्री स्कूलिंग से लेके और जहाँ हायर स्कूल तक तमाम बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन सिखानी चाहिए। सेकंड ये कि जब केस सामने आ जाते हैं तो जब मीडिया पे हाईलाइट होता है, थोड़े दिन उसको देखा जाता है, फिर उसके बाद वो केस दब जाते हैं, फिर नया केस आता है, फिर नया शोर शुरू हो जाता है। और जब तक कि हमारी अदालतें स्पीडी ट्रायल हों, सही आइडेंटिफाई हों, आपके अब्यूज़र सही पकड़े जाएं, उनको सही सज़ाएं मिलें, हर चीज़ वक्त पे हो। इतने लंबे केसेस हो जाते हैं, गरीब बंदा, उसके लिए देखें केस परसू करने के लिए उसको ज़रूरत है अदालती कार्रवाइयों की, उसके लिए उसको पैसे चाहिए, उसने अपने घर को चलाना है। जो विक्टिम के वालिदैन हैं उनके लिए, अगर जब हम वो अदालत के चक्कर लगा रहा होता है तो वो अपनी दिहाड़ियाँ ज़ाया कर रहा होता है। करीब जो कंट्रीज़ हैं वो इस केस को चलाने के लिए बाकायदा विक्टिम फैमिली को सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल। तो हमें विक्टिम फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देनी फिर रिजवान साहब ज़ाहिर है इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत बड़ी इस्लाहात पुलिसिंग के निज़ाम में, अदालती निज़ाम में लानी पड़ेंगी। ज़ाहिर है बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम है उसमें तो सालों लग जाते हैं, बल्कि दहाइयाँ लग जाती हैं केसेस के फैसले होते हुए। बिल्कुल। तो इतनी देर में क्या होता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे केस स्टडीज़ हैं जिनमें वालिदैन सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, उनका जो एसेट्स हैं वो बिक जाते हैं, तो फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो ये हमें हर चीज़ पे, हर जगह, और इस पे हंगामी बुनियाद पे काम होना चाहिए। हम इनमें डिले नहीं कर सकते कि जी आज नहीं, कल नहीं, फिर देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं। क्योंकि बच्चे ही तो हैं हमारा मुस्तकबिल, और उनके लिए अगर हम इन चीज़ों को एक इमरजेंसी, ये इमरजेंसी है, इस वक्त इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए।
ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आप कहने की इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए और बहुत सारी इस्लाहात ज़रूरत है और पेरेंटिंग की इस्लाहात भी इसमें सिलसिले में करनी पड़ेंगी कि पेरेंट्स को भी ये बताया जाए कि उनको किस तरह से अपने बच्चों को ये तमाम चीज़ें सिखानी है और साथ ही इसको निसाब का हिस्सा भी बनाया जाए। रिजवाना साहब हमसे गुफ्तगू कर रही थी और नाज़रीन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने आज बस बहुत हो गया में फ़ाइटो सर्टिफिकेट को लेकर उठाए गए मसले का नोटिस लिया है। एक्सपोर्टर्स को फ़ाइटो सर्टिफिकेट के लिए 300 रुपये के बजाय 2500 रुपये अदा करने पड़ रहे थे। ये 800% इजाफा हुकूमत की जानिब से किया गया था। बस बहुत हो गया हमने जुमे के रोज़ जब इस मसले को उठाया तो आज मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने वज़ीर आज़म के नोटिस में लाते हुए ट्वीट किया कि फलों और सब्जियों की बरामद के लिए फ़ाइटो सर्टिफिकेट की फ़ीस कम की जाएगी और फ़रीक़ैन से मुशावरत के साथ इस मामले को जल्द हल भी कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने एक्सपोर्ट के लिए फ़ाइटो सर्टिफिकेट की फ़ीस में 800% इजाफा कर दिया था। आपको प्रोग्राम का एक फिर मजीद बात करते हैं। भाई साहब, इस पे गवर्नमेंट से कोई डायलॉग हुआ आपका, कहीं कोई मुज़ाकरात हुए, इसको वापस लेने के लिए कोई बात हुई अब तक? देखिए, हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी बोला है, हमने रज़ाक दाऊद साहब को भी बोला था, उनसे भी मुलाकात हुई, कहते हैं हम देख रहे हैं, मगर अभी तक वो 16 तारीख सितंबर की बात है और अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं समझता हूँ इसके बाद बिजनेस कम से कम 80% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बाय एयर में डिक्लाइन हो जाएगी। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पे इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया तो मैं समझता हूँ ये जो है डिक्लाइन हो जाएगी। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इन्होंने मुतालबा किया था हुकूमत से कि इस पर नोटिस लिया जाए और ये 800% जो इजाफा किया गया है इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पर बड़ा मनफी असर पड़ेगा। बस बहुत हो गया में उन्होंने गुफ्तगू की, हमने इस मामले को उठाया और आज मुशीर तिजारत की जानिब से इसका नोटिस लिया गया और उस ट्वीट में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो वज़ीर आज़म के इल्म में भी ये बात लाएंगे और इन एसोसिएशंस के साथ भी बैठेंगे, एक्सपोर्टर्स के साथ भी बैठा जाएगा और इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी। कोई एक दरमियानी राह निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें कमी यकीनी तौर पर की जाएगी और इसका यकीन मुशीर तिजारत ने अपने इस ट्वीट में भी वाज़ेह तौर पर दिला दिया है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसी तरह हम अवामी मसाइल को और जो कारोबारी तबका है उसके मसाइल को अपने प्रोग्राम में रहें और हुकूमत के इल्म में ये चीज़ें लाते रहें और हुकूमत भी जब इस तरह के इक़दाम उठाती है तो ज़ाहिर है अवामी रिलीफ की बात करती है, कारोबारी तबके को सहूलियात देने की बात करती है, तो उस तबके के दिल में भी हुकूमत के लिए एक एहतराम का रिश्ता कायम होता है और हुकूमत की जानिब से ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।